हेलो एवरीवन। संविधान संशोधन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन से संशोधन हम पढ़ें, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्या सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहते हैं या हमको कुछ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है? तो इस लेक्चर में सिर्फ उन संशोधनों को मैं आपके सामने रखूंगा जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा रहे, चाहे वो व्यापम का एग्जाम रहे, चाहे किसी दूसरी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम रहे। तो ये जो संशोधन है बस कुछ ही हैं जिनको आपको याद करना है। ये सारे संशोधन करते हैं। सबसे पहले संशोधन की बात करें तो भारत में भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है आर्टिकल 368 में दी गई है। 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं, उसको बाद में समझाएंगे। पहला संशोधन भारत में किया गया 1951 में। ये जो पहला संशोधन था इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 7वां जो संविधान संशोधन है वहां से देखेंगे कि ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर क्या है। तो ये ईयर है 1956 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या बातें की गई थी, तो ये जो आप याद करेंगे कि जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद राज्यों को ए बी सी डी इन कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया था। तो 1956 के बाद ये जो कैटेगरी वाला डिवीजन था ये सब समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया था उसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों को बनाया जाता है, और यहीं पर भाषा के आधार पर तो सबसे पहला जो राज्य बना 1953 में आंध्र प्रदेश। तो वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ए बी सी डी कैटेगरी समाप्त हो गई, राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमें अमेंडमेंट पढ़ना है वो है 9th वाला। ये ईयर 1960 में होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एडजस्टमेंट टू इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बीच में 1958 में एक संधि हुई थी। उस संधि की शर्तों के पालन के अनुरूप हमें यहाँ पर जो भारत की पहली अनुसूची है जिसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए गए थे। ये कुछ एग्जाम में पूछते हैं, सब में नहीं पूछते हैं, तो इसको छोड़ सकते हैं। 10th वाला ये बिल्कुल पूछा जाता है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 1961। इसमें दादरा नागर एंड हवेली इनको भारतीय संघ में मिला लिया जाता है। भारतीय संघ में मिलाया गया, ये अभी तक पुर्तगाल के अधिकार में थे और इस संशोधन के द्वारा ये अब भारतीय संघ का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, तो ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको दर्जा दे दिया जाएगा। फिर अगला हम देखेंगे कि ये जो आएगा 12th वाला 12वां संविधान संशोधन 1961 में ही होता है, और इसमें कभी कभी ईयर में ये 62 भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके अंतर्गत गोवा, दमन और दीव इसको भारतीय संघ में मिलाया गया, और गोवा मालूम है आपको कि ये पुर्तगीज के अधिकार में था। ठीक, उसके बाद अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 13 वाला। इस 13वें संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, नागालैंड को नागालैंड के साथ विशेष प्रावधान यानी स्पेशल स्टेट का इसको दर्जा दिया गया, और इसके लिए आर्टिकल 371A जोड़ा जाता है, जो लास्ट ईयर के एमपीपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा था। 371A में क्या है, 371B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, तो ये यहाँ से पूछे गए थे। इसके बाद हम अगले अमेंडमेंट पर चलते हैं। 14th वाला 14वां जो संविधान संशोधन था ये 1962 में होता है। कई जगह ये 63 भी मिलेगा, लेकिन ये जो है काफी कुछ ठीक है। इसमें पौंडीचेरी जो था इसको भारतीय संघ में मिलाते हैं। और पौंडीचेरी कहाँ से मिलाया जाता है, इस पर जो अधिकार था फ्रांसीसियों का था, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये भारत का हिस्सा बना। इसके बाद फिर हम चलते हैं 21वें संविधान संशोधन ईयर 1967 में। सिंधी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती है। मूल रूप से इसमें 14 लैंग्वेज थी, यहाँ पर सिंधी को ऐड कर दिया गया, तो ये भी एक मेजर अमेंडमेंट हो जाता है। इसके बाद फिर अगला अमेंडमेंट वो है 26 वाला। ये 1971 में होता है। यहाँ पर प्रिवी पर्स पेड टू फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसिली स्टेट्स एबॉलिश्ड, यानी वो देसी रियासतें अंग्रेज भारत से गए तो 2 नेशन थ्योरी पर वो काम करके गए थे। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। साथ में वो ये ऑप्शन भी छोड़ गए थे
कि जो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना भारत के साथ, अपना इंडिविजुअल स्टेट बना के रख सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानता थी कि उन्होंने इन सारी रियासतों को मिलाया। तो ये जो रियासतें मर्ज होती हैं भारतीय संघ में, इनको कुछ अलाउंसेस, पेंशन, सैलरी दी जाती थी, निजी थैलियां दी जाती थी, यानी पैसा दिया जाता था। 26th अमेंडमेंट के द्वारा इनको ये सब जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे वो सब समाप्त कर दिए जाते हैं। इसको ऐसे इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला अमेंडमेंट 26 के बाद 36, लेकिन 36 से पहले एक 35 और देख लो। 35 अमेंडमेंट जो था वो उससे क्या किया जाता है कि सिक्किम को भारत के साथ में सह राज्य का दर्जा देते हैं। इसको ऑर्डिनरी स्टेट नहीं बनाते हैं, इसके साथ कुछ अलग से रिलेशंस थे। उन रिलेशन को डिफाइन करने के लिए 10 शेड्यूल जोड़ी जाती है। नेक्स्ट ईयर ही क्या करते हैं, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को ये जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे वो सब समाप्त कर देते हैं और सिक्किम दूसरे राज्यों की तरह भारत का हिस्सा बन जाता है। उसके संबंधों को डिफाइन करने के लिए जो 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम 42nd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ईयर 1976 में हुआ था, इंदिरा जी की सरकार थी। इसमें इतने परिवर्तन किए गए कि ये अपने आप में एक संविधान का संशोधन नहीं, नया संविधान बन गया था। वो परिवर्तन क्या थे, देखो हमने पढ़ा है इसमें कि प्रस्तावना जो हमारे संविधान की है, प्रियम्बल, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता सेक्युलर और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। इसी के साथ साथ क्या जोड़ा जाता है यहाँ पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई, मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। 10 जो पार्ट उसमें पार्ट 4A 51A में बताए गए थे। इसमें ये भी कर दिया गया कि लोकसभा और विधानसभा का जो ड्यूरेशन था 5 साल का होता था, 1 साल एक्सटेंड कर दिया, 6 साल कर दिया गया। ज्यूडिशियल रिव्यू जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी सुप्रीम कोर्ट की, उसे समाप्त कर दिया गया। संसद जो भी संशोधन करेगी उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। इसी सेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी सेना किसी भी राज्य में डिप्लॉय कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक, इसी संशोधन के द्वारा जो सीटों की संख्या थी वो फिक्स कर दी गई 2001 तक, 2001 तक, कि 1971 के सेंसस के आधार पर 2001 तक ये नो चेंज रहेगी। इसी के साथ साथ ये क्या बोलते हैं कि कोरम का एक प्रोविजन होता था कि चाहे असेंबली हो या संसद, उनकी जो कार्यवाही चलाने के लिए मिनिमम प्रेजेंस ऑफ मेंबर, वो 10% का एक प्रोविजन था, उसको इन्होंने हटा दिया, समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ इस संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जैसे 368 पढ़ते हैं ना, 368 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और उसमें ये बोल दिया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारती बात में वो सब कैंसिल हो जाते हैं। ओवरऑल इतने बड़े चेंज किए गए इसमें कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये 42 जरूरी है इसको पढ़ना। इसके बाद फिर हम चलते हैं 44 पर। 44 से पहले एक 43 भी आया। ये जो 43 था ये क्या करता है कि इसमें कुछ चीज़ें जो 42 के द्वारा की गई थी उनको धीरे धीरे कम कर दिया। जैसे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 6 साल कर दिया था उसको रिड्यूस करके 5 ईयर लेके आए। और फिर मेजर अमेंडमेंट जो होता है वो 44वां रहता है, जनता सरकार के द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार थी। इन्होंने 42वें संशोधन के द्वारा जो चेंज हुआ उसको पहले वापस उस स्थिति में लेके आए। लेकिन सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया वो ये किया कि एक मौलिक अधिकार ही एलिमिनेट कर दिया, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर 300A आर्टिकल में रख दिया। तो पूरा का पूरा एक फंडामेंटल राइट्स गायब हो गया। तो 44th अमेंडमेंट के बाद फिर आपको याद रखना है 52nd वाला 1985 में होता है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची फिर जोड़ी जाती है और इसमें दल बदल विरोधी कानून रख दिए जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी एक पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता है और फिर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी वो इलेक्ट की हुई सीट खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
ऐसे ही अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता है और फिर किसी पार्टी का मेंबर बन जाता है तो भी उसकी सीट सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कुछ प्रोविजन है दल बदल विरोधी कानून, वो 52 में 10 शेड्यूल में ऐड किए गए। फिर एक और अमेंडमेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है 61 वाला, राजीव गांधी सरकार के समय किया गया ईयर 1989 में। वोटिंग की एज जो थी 21 ईयर्स मिनिमम, उसको और कम करके 18 वर्ष ले आए। इसी संशोधन के द्वारा क्या करते हैं कि जब 21 से 18 साल वोटिंग की एज हो गई तो निर्वाचन आयोग के काम बढ़ जाते हैं, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन था उसको मल्टी मेंबर बना देते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति इसी अमेंडमेंट के द्वारा भारत में ईवीएम के प्रयोग को, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होती है उसको वैलिड किया गया कि अगले चुनाव ईवीएम से किए जा सकते हैं। ठीक, अगला आता है अमेंडमेंट 61 के बाद वो 71st अमेंडमेंट है, ईयर 92 में होता है। और इस 92 के द्वारा 3 लैंग्वेज होती हैं जिनको हम 8 शेड्यूल में ऐड करते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। पहले 14 थी, 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई और 71 के द्वारा ये 3 जोड़ी जाती हैं। ठीक, इसके बाद आता है 73rd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित था, एक नया पार्ट 9 जोड़ा गया 1992, 93 के नाम से पढ़ लेते हैं। और इसके द्वारा आर्टिकल 243 से 43O तक और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले 29 टाइप्स के जो कार्य रहते हैं उनको डिफाइन किया गया। अगला जो अमेंडमेंट होता है वो जुड़ा हुआ है शहरी शासन से, नगरपालिकाओं से, 74। ये नगरपालिकाओं म्यूनसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस करता है, पार्ट 9A जोड़ता है, 12वीं अनुसूची जोड़ता है, ये हो जाता है 74। फिर अब आप याद करेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, 2010 से ये लागू कर दिया गया। एक और अमेंडमेंट आता है 91 अमेंडमेंट ईयर 2003 में होता है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो मंत्रिपरिषद की संख्या है ये लिमिटेड कर दी गई। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को मिलाकर 15% तक होगी लोकसभा का, और स्टेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर के सारे प्रकार के मंत्री 15% होंगे विधानसभा का। तो 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ये चेंज किया गया। 92nd अमेंडमेंट 2003 में होता है, 4 नई भाषाओं को फिर 8वीं अनुसूची में जोड़ देते हैं। कौन सी भाषाएं थी? बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। इसको मिलाकर के रिसेंटली 22 लैंग्वेज हो जाती हैं। इंग्लिश का इसमें कोई स्थान नहीं है। ठीक, इसके बाद जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो भी देख लेते हैं, 96 वाला। और ये वाला क्यों नहीं, इसको समझ लो कि आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी SC ST के लिए 10 साल के लिए की गई थी। तो पहले 1960 जब ये ड्यूरेशन खत्म हुआ, फिर 10 साल एक्सटेंड कर दिया, 70 फिर एक्सटेंड कर दिया, 80 फिर 89 तक, 2000 2010, और ऐसे करके ये जो अस्थायी व्यवस्था है इसको बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं किस अमेंडमेंट पर, 97 अमेंडमेंट पर 12 में हुआ। तो 197 जो अमेंडमेंट जो 2012 में हुआ उसमें आर्टिकल 19B, इसको पार्ट 19B ना पढ़ें, इसको अनुच्छेद 19 में संघ के बाद कोऑपरेटिव जो वर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जोड़ा जाता है। ये चूंकि मेंस में आया था इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगला आता है इसमें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2014 में हुआ। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया गया था कॉलेजियम के स्थान पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे चल करके निरस्त कर दिया। फिर 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 में। इसमें क्या किया गया था कि इंडिया और बांग्लादेश के अधिकार में जो क्षेत्र थे, भारत के पास कुछ बांग्लादेश के पास कुछ भारत के, तो उनका सेटलमेंट कर दिया गया, वो कॉलोनी ट्रांसफर कर दी गई थी। वो 100वां संविधान संशोधन था। उसके बाद अगला आया 101 2016 में हुआ था, जिसके द्वारा GST को लेकर आए। और अभी हाल ही में 103वां संविधान संशोधन है 2019 में हुआ। यहाँ 10% आरक्षण की व्यवस्था है सामान्य गरीब व्यक्ति को, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण एजुकेशन और जॉब में देने के लिए ये अभी आया हुआ है।
तो ये पूरे आज तक के जितने भी अपडेट हुए हैं वो सब हैं, बस इनको आपको याद रखना है, इसके बियॉन्ड आपको कहीं कुछ याद नहीं करना है। ये लेक्चर आपको मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।